हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है शेखर गुप्ता और आप देख रहे हैं फिजिक्स संकल्पना। बच्चों, द्रव्यमान केंद्र हम पढ़ चुके हैं। 6 वीडियो हमने की जिसमें हमने देखा कि द्रव्यमान केंद्र क्या होता है, किसी निकाय का द्रव्यमान केंद्र कैसे निकाला जाए, और साथ में हमने द्रव्यमान केंद्र की गति के बारे में बात की। बच्चों, एक पार्ट इस चैप्टर का हमने पूरा कर लिया और आज के वीडियो में हम शुरू करेंगे दृढ़ पिंडों की घूर्णन गति। इस घूर्णन गति के अंदर हम ये देखेंगे कि घूर्णन गति क्या है, बल आघूर्ण क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण क्या है, कोणीय संवेग क्या है, कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत कैसे लगाया जाता है या कब लागू होता है, और बात करेंगे घूर्णन गति की समीकरणों के बारे में। मतलब एक लंबा सा पार्ट होने वाला है। 8 से 10 वीडियो इसको भी पूरा करने में लगेंगे, करेंगे, बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं, कुछ भी छोड़ के नहीं चलेंगे। और आप भी ऐसा ना करें कि कुछ पढ़ लिया और कुछ ना पढ़ा, तो बच्चों फायदा नहीं होता फिर उस चीज़ का। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में बच्चों हम बात करेंगे दृढ़ पिंडों की घूर्णन गति की, और साथ में मैं आपको बताऊंगा कि बल आघूर्ण क्या होता है। ठीक है, चलिए हेडिंग लगाइए, दृढ़ पिंडों की घूर्णन गति। दृढ़ पिंडों की घूर्णन गति, इंग्लिश में बोलते हैं इसको रोटेशनल मोशन ऑफ रिजिड बॉडीज। ये जो घूर्णन गति है इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों रोटेशनल मोशन, और दृढ़ पिंड को हम बोलते हैं रिजिड बॉडी। आपने सबसे पहले ये पूछा कि पहले हमें ये बता दो कि ये दृढ़ पिंड क्या है। हमें जब तक दृढ़ पिंड नहीं पता चलेगा हम आगे बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है। हमें सब पता होना चाहिए कि दृढ़ पिंड क्या है। मैंने कहा अच्छा ऐसा करो, अपने आसपास पड़ी हुई कोई पत्थर, कोई बजरी, छोटा सा पत्थर या बड़ा पत्थर उठाओ, उसे दबा के देखो। आपने कहा ये नहीं दब रहा भैया, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा, बल लगा रहा हूँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अपने सामने रखी हुई कोई ईंट उठाओ, ईंट भी दबाओगे तो नहीं दबेगा। कोई लेदर बॉल हो, आप उसे ऐसे दबाओगे वो भी नहीं दबती हुई आपको दिखाई देगी। हाँ, ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत दबता है लेकिन पता नहीं चल पा रहा है हमें। लेकिन कोई जैसे टेनिस की बॉल लिया, आपने उसको दबाया, वो दब गई। तो मैंने कहा कि बस वे वस्तुएं जिनको आप बाहर से बल लगा के उनकी आकृति में परिवर्तन नहीं कर पा रहे हो, वे ही दृढ़ पिंड हैं, और जिनकी आकृति परिवर्तित हो पा रही है वे दृढ़ पिंड नहीं है। मतलब सीधी सी बात यह है कि ऐसी वस्तुएं जिन पे बल लगा के आप उनके आकृति को परिवर्तित नहीं कर सकते, उनके अंदर के कणों के बीच की दूरी को नहीं बदल सकते, हम ऐसी वस्तुओं को दृढ़ पिंड कहते हैं। और कभी खाली कोई पिंड बोल दे तो उसका मतलब भी वो ये कहना चाहता है कि मैं दृढ़ पिंड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। किताबों की परिभाषा में एक बार लिख के बता देता हूँ, नोट्स के आप लिख लेना आप। ऐसी वस्तुएं जिन पर बाह्य बल लगाने पर उनके आंतरिक, जो अंदर के हैं, आंतरिक कणों के बीच की दूरी परिवर्तित न हो, या ये कह लीजिए कि उनकी स्थिति ना बदले, दृढ़ पिंड कहलाते हैं। दृढ़ पिंड कहलाते हैं। ये परिभाषा आप लिख लेना। ज़्यादा चांस नहीं होते एग्जाम में इनके पूछने के, लेकिन इनका नहीं पता होगा तो आगे कैसे बढ़ेंगे। जब तुम्हें दृढ़ पिंड ही नहीं पता होगा तो भाई उनकी गति के बारे में हम कैसे बात कर लेंगे भाई। ठीक है, मैंने कहा मान लेते हैं ये हमारे पास कोई दृढ़ पिंड है और इसके अंदर बच्चों कोई ये 2 कण है, इसका नाम A है और इसका नाम B है। मैंने कहा इनके बीच की दूरी R है। अब अगर आप इस पर कैसा भी बल लगा लो और इनके बीच की दूरी ना बदले, तो मैं ये कहूंगा कि ये जो भी वस्तु है ये दृढ़ पिंड है। और ये केवल इन 2 कणों के बारे में नहीं बात कर रहा हूं मैं, इसके अंदर जितने भी कण हैं उन दो कण अगर हम ले लें, उनके बीच की स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो, तभी हम ये कहेंगे कि ये दृढ़ पिंड है। और मान लीजिए आपने इसको बाहर से दबाया, दब गया, ये पास में आ गया, ये भी पास में आ गया, इनके बीच की दूरी बदल गई, मतलब इनकी स्थिति बदल गई, तो आप कहेंगे कि ये दृढ़ पिंड नहीं है। ये छोटी सी परिभाषा थी बच्चों दृढ़ पिंड की, आप लिख लेना। और अब बात करेंगे बच्चों दृढ़ पिंडों की घूर्णन गति की। ठीक है, चलिए मैं इसको हटा दूं। आपके दिमाग में सबसे पहले ये बात आती है कि यार ये घूर्णन गति है क्या। दृढ़ पिंड में समझ आ गया। अब हम ये जानना चाहते हैं कि यार ये घूर्णन गति क्या है।
तो उससे पहले बच्चों मैं आपको बताऊंगा कि गति कितने प्रकार की होती है, ठीक है। तो हेडिंग लगाएंगे हम गति के प्रकार। क्या हेडिंग लगाने वाले हैं? गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन, गति के प्रकार। तो बच्चों गति अगर हम सिंपल बात करें 3 प्रकार की होती है। पहली होती है बच्चों स्थानांतरीय गति। बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। स्थानांतरीय गति। दूसरी गति होती है बच्चों हमारी घूर्णन गति, और जब ये दोनों मिल जाती हैं उसको बोलते हैं बच्चों हम रोलिंग, या ऐसा कहिए कि इन दोनों को ही एक साथ जब ये दोनों होंगी, स्थानांतरीय भी, स्थानांतरीय और साथ में घूर्णन। तो आप ये भी कह सकते हैं मोटे मोटे तौर पे कि भाई गति 2 ही प्रकार की होती है, एक स्थानांतरीय होती है, एक घूर्णन। अगर ये अकेली है, ये नहीं है, तो हम स्थानांतरीय गति कह देंगे। केवल घूर्णन गति हो रही है, स्थानांतरीय गति नहीं हो रही है, तो हम घूर्णन गति बोल देंगे। लेकिन दोनों साथ साथ हो रही है तो हम उनको रोलिंग बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? रोलिंग। जैसे साइकिल का पहिया ऐसे घूमते घूमते आगे चलता है, वो जो घूम रहा है वो उसकी घूर्णन गति है, और जो वो आगे चल रहा है वो उसकी स्थानांतरीय गति है। तो हम कह सकते हैं उसके पास दोनों प्रकार की गति है। बच्चों इस स्थानांतरित गति को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों ट्रांसलेशनल मोशन। एक मिनट, ट्रांसलेशनल मोशन। इंग्लिश में सिर्फ इसलिए बताता हूं कि जरूरत आपको आज नहीं पड़ रही है, कल को जरूरत पड़ेगी इनकी। भाई इंग्लिश के टर्म्स आप अवॉइड नहीं कर सकते, आप इनको लिखना चाहिए। याद करने मत बैठो, रटने मत बैठो कि हाँ इसको रटना ही है। इस घूर्णन गति को बोलते हैं बच्चों हम रोटेशनल मोशन। क्या बोलते हैं? रोटेशनल मोशन। ये थोड़ा अलग लिखा गया है, रोटेशनल मोशन। और इसको बोलते हैं बच्चों रोलिंग। क्या बोलते हैं? रोलिंग। या कई बार इसको इंग्लिश में ये बोल देते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। ठीक है, आपको उससे ज़्यादा मतलब नहीं है। और अब मैं सबसे पहले बात करूंगा बच्चों, ये स्थानांतरीय गति क्या है। हमको बताया ना कि गति 2 प्रकार की, मेन 2 प्रकार की, स्थानांतरीय गति और घूर्णन गति। मैंने आपसे कहा इस मार्कर को ध्यान से देखो, इस मार्कर को। आपने कहा जी देख रहे हैं। मैंने कहा अगर ये मार्कर बिल्कुल सीधा सीधा चल रहा है ऐसे, तो ये क्या है? ये स्थानांतरीय गति है। इसके स्थान में अंतर आ रहा है, इसकी स्थिति में अंतर आ रहा है, इसलिए इसको स्थानांतरीय गति बोल रहे हैं। लेकिन अगर मैं इस मार्कर को पकड़ के ऐसे घुमा दूं ऐसे, तो आप कहोगे ये कहीं आगे नहीं जा रहा है, ये केवल घूम रहा है, मतलब घूर्णन कर रहा है, इसलिए हम इसको घूर्णन गति कहते हैं। मतलब सीधी सीधी गति, ये इसको बोलेंगे स्थानांतरीय गति। और घूमने वाली गति जो होगी बच्चों ऐसी, इसको हम कहेंगे घूर्णन गति। लिखें कैसे इसको, समझे कैसे बच्चों? किताबों में ऐसे लिखा होता है, मैंने हेडिंग लिखा स्थानांतरीय गति, कि मान लो आपके पास ये मार्कर था जो मैंने बनाया, ये ऐसे मैंने बना दिया यहाँ, या आपके सामने स्केल होगी, पीटी बोलते हैं जिसको, वो उठाओ और उसमें 2 बिंदु देखो। हमने कहा एक बिंदु ये है, इसका नाम मैंने ए बोल दिया, और एक बिंदु ये है, इसका नाम मैंने बी बोल दिया, और मैंने ना दोनों को जोड़ दिया, ऐसे एक लाइन खींच दी दोनों को जोड़ते हुए। आपने कहा ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं। जब बच्चों हमने इन दोनों को ए और बी को मिलाते हुए एक लाइन खींची और मैंने इस मार्कर को आगे चलाया ऐसे, तो आपने देखा ये मार्कर यहां पहुंचा, और आपने देखा कि ये जो बिंदु ए है ये यहां पहुंच गया, और ये बिंदु बी है ये यहाँ पहुँच गया। आपने फिर से दोनों को मिलाया। जब आपने दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींची, तो आप ये देखा आपने कि ये रेखा जो ए और बी को मिला रही है, और पहले जिसने मिलाया था दोनों एक दूसरे के समांतर है। अगर ऐसा है तो वस्तु की गति को स्थानांतरीय गति कहेंगे। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर वस्तु के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पूरी गति के दौरान पहली वाली रेखा के समांतर रहे, अभी जैसे यहाँ है तो आगे ऐसे रहे, ऐसे रहे, ऐसे रहे, तो हम कहेंगे ये स्थानांतरीय गति है। मान लो आपने क्या किया, सुनना ध्यान से। अब इसको, ये मार्कर है, पहले मैं इसको ऐसे लेके गया, अब मैंने इसको थोड़ा सा नीचे कर दिया, मान लो ये यहाँ आ गया। आपने कहा ठीक। अब ये बिंदु हमारा ए है, ये हमारा बी है, और हमने इनको मिलाते हुए फिर से एक रेखा खींची है।
आपने फिर से देखा कि ये रेखा इस रेखा के समांतर है, तो मैं ये कहूँगा कि ये गति स्थानांतरीय गति है। हाँ, अब ये बिल्कुल यहाँ तक से देखो, यहाँ से यहाँ तक तो ये बिल्कुल सीधी है, फिर ये नीचे की तरफ चली, लेकिन है ये स्थानांतरीय गति, ये घूर्णन गति नहीं है। जब ये बिल्कुल बिल्कुल सीधी सीधी चलती है तो हम इसको बोलते हैं सरल रेखीय गति, ये तो बार बार आपने सुन रखा है। लेकिन जब ये घूम के चलती है बच्चों, इसको हम वक्रीय गति कह देते हैं कि ये वक्र पे गति कर रही है, सीधी सीधी ना करके वक्र पे ऐसे ऐसे घूमती हुई चल रही है, ऐसे झटके लेते हुए, ऐसे ना बिल्कुल सीधे सीधे सीधे, फिर ये ऐसे। लेकिन देखो ये मार्कर ऐसे ऐसे तो नहीं हो रहा है, मतलब जो रेखा वो है वो अपने आप के समांतर है पूरी गति के दौरान। कुछ और तरीके से समझाता हूँ। मैंने कहा अच्छा इसको देखो ध्यान से, आपने कहा दिखाओ जी कौन, मैंने कहा इस x को देखो, मैंने कहा इस y को देखो, मैंने कहा इस z को देखो, क्या जितना आगे x गया उतना ही आगे y गया? आपने कहा बिल्कुल। जितना आगे y गया उतना ही आगे z गया, मतलब वस्तु का हर एक कण बराबर समय अंतराल में बराबर बराबर दूरी तय कर रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई कण आगे निकल गया और कोई कण पीछे रह गया, ऐसा नहीं है। इसलिए इस गति को बच्चों स्थानांतरीय गति कहते हैं। ठीक है, एक बार आप मैं लिखवा देता हूँ परिभाषा और फिर आप डायग्राम भी बनवा दूंगा, आप लिख लेना नोट्स में। ठीक है, आपने कहा जी ठीक है, ये हमें समझ आ गई। मैंने पूछा क्या है बताओ स्थानांतरीय गति? आपने कहा यदि किसी वस्तु के सभी कण समान समय अंतराल में समान दूरियां तय करते हैं और किन्हीं दो कणों को मिलाने वाली रेखा सदैव अपने आप के समांतर रहती है, ऐसी गति को स्थानांतरीय गति कहते हैं। लिख लेते हैं, यदि किसी वस्तु के सभी कण समान समय अंतराल में एक चीज और जोड़ देता हूं मैं, समान दिशा में एक ही दिशा में चलनी चाहिए, सारे आगे चल रहे तो आगे चल रहे, समान दिशा में समान दूरियां तय करते हैं तथा साथ में ये बात भी, तथा किन्हीं भी दो कणों को मिलाने वाली रेखा, किन्हीं भी दो कणों को मिलाने वाली रेखा सदैव पूरी गति के दौरान, जहां से गति शुरू हुई और जहां जाकर रुकेगी वस्तु, सदैव अपने आप के जो उसकी पूर्व स्थिति अभी यहां थी अभी यहां है, तो यहां वाली स्थिति इसके क्या रहनी चाहिए? समांतर। सदैव अपनी पूर्वा स्थिति इससे पहले वाली स्थिति, अपनी पूर्वा स्थिति के समांतर रहती है, तो वस्तु की गति स्थानांतरीय स्थानांतरीय गति कहलाती है। आपने कहा जी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, हमें बिल्कुल साफ साफ समझ आ गया। अपने अच्छे नोट्स के लिए आप एक काम कर लेना, ये डायग्राम बना के दिखा देना। ये कोई पीटी है, कोई स्केल है, ये यहाँ से चल के यहाँ आई, या ये कहिए कि ये बीच में भी हमने इसको एक बार दिखा दिया। आपने कहा ठीक है। मैंने कहा इसका ये कण है, ये कण, ये कण, ये और ये एक ही पीटी की, एक ही स्केल की, एक ही पैमाने की तीन अलग अलग स्थितियां हैं। या ये कहिए कि हमारे मार्कर की तीन अलग स्थितियां, ये पहले यहाँ था, फिर ये यहाँ चला गया, फिर ये यहाँ चला गया, और इसका ये कण है A, ये है B और ये है C। मैं यहाँ इसको बोल देता हूँ A डैश, इसको बोल देता हूँ B डैश, इसको बोल देता हूँ C डैश। कण वही है, स्थितियाँ अलग हैं। इसको बोल देता हूँ A डबल डैश, इसको बोल देता हूँ B डबल डैश, इसको बोल देता हूँ C डबल डैश। और जब हमने ये देखा कि इनको मिलाने वाली रेखा हमेशा अपने आप के समांतर है, देखो यहाँ 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 और यहाँ, तो हमने कहा ये गति हमारी स्थानांतरीय गति है। हो सकता है ऐसे हो जाए,
कि पहले ये यहाँ है, फिर थोड़ा सा हमने इसको ऊपर चला दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे ऐसे, ठीक है। लहरवी लेती हुई चली है ये लहरवी। हमने फिर बनाए ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। हमने इनको जब मिलाया तो फिर से हमें देखने को मिला कि जो रेखा है वो हमेशा हमेशा अपने आप के समांतर रहती रहे। हाँ, भले इसने सीधी सीधी गति नहीं करी है, यहाँ इसने बिल्कुल सीधी गति की, यहाँ इसने थोड़ा घूम के गति की, ऐसे ऐसे गति की, लेकिन है ये स्थानांतरित गति ही, ठीक है। इसको बच्चों हम सरल रेखीय गति बोल सकते हैं, सरल रेखीय गति, और इसको हम बोल सकते हैं वक्र रेखीय गति, ठीक है। वक्र रेखा पे बच्चों जो बिल्कुल सीधी रेखा होती है उसको सरल रेखा बोलते हैं, जो घूमने वाली रेखा होती है उसको वक्र रेखा बोलते हैं, वक्र रेखीय गति। इंग्लिश में इसको बच्चों बोल देते हैं हम रेक्टिलिनियर मोशन, और इसको बोल देते हैं कर्विलिनियर मोशन। आपने कहा भैया हमें स्थानांतरित गति में कोई दिक्कत नहीं है और इसी के साथ हम आगे बढ़ना चाहेंगे, ठीक है। और सेकंड हेडिंग लगाएंगे बच्चों हम घूर्णन गति, जो कि हम इस चैप्टर में पूरे इस चैप्टर के दौरान वही गति हमें पढ़नी है, घूर्णन गति, ठीक है। हेडिंग लगाइए आप लोग घूर्णन गति। आपने कहा दूसरी जो गति होती है वो होती है घूर्णन गति। इंग्लिश में बच्चों इसको बोलते हैं रोटेशनल मोशन। मैंने लिखवा दिया था, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। घूर्णन गति, आपने कहा भैया ये घूर्णन गति क्या है। मैंने कहा कि अगर जो भी मैंने बताया था कि आप इस मार्कर को लो और इसको पकड़ के ऐसे ऐसे घुमाओ, इसको नचा दो ऐसे, लो। आपने कहा कि ये घूर्णन गति है। आप अपने पंखे को देखो जो छत पे लगा है, अभी तो सर्दी है, गर्मी में चलता है तो वैसे चलता है। ये क्या है? घूर्णन गति है। एक धागा लिया, पत्थर बांध दिया, पत्थर को ऐसे घुमा दिया, ये घूर्णन गति है। आपने कोई चोटी ली, हाथ में ऐसे डाल ली, ऐसे घुमा दी, घूर्णन गति है। मतलब एक पत्थर लिया या आपने एक फुटबॉल ली, अपनी उंगली पे रख के उसको ऐसे नचा दिया ऐसे, तो वो क्या है? घूर्णन गति है। तो मतलब जो घूमने वाली गतियां हैं उनको हम क्या बोलते हैं? घूर्णन गति। अब बस ये देख लेते हैं कि बुक्स में कैसे लिखा जाता है। बुक्स कहती हैं कि मान लो आपके पास यही हमारा मार्कर है और आपने इसको यहां से पकड़ लिया, ऐसे पकड़ लिया ऐसे, ठीक है। और अब आप इसको ऐसे घुमा, ऐसे यहां से छोड़ रहे हो ऐसे, या ऐसे कहो, ऐसे घुमा दूं मैं इसको, कैसे? हाँ ऐसे, देखो ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे। तो ये घूर्णन गति है। इसमें ये क्या बताते हैं, वो ध्यान से सुनो आप, कि ऐसी गति में, घूर्णन गति में जो कण हैं निकाय के, इस वस्तु के कण हैं जो, वे सीधी सीधी गति नहीं करते और सभी कण बराबर दूरियां तय नहीं करते। देखो ये जब मार्कर यहां से यहां पहुंचा तो ये कण यहां से यहां पहुंचा होगा, ये कण यहां से यहां पहुंचा होगा, ये कण यहां से यहां पहुंचा होगा, ये यहां से यहां, इसी प्रकार ये यहां से यहां पहुंचा और इसी प्रकार ये यहां से यहां पहुंचा। आप क्या देख रहे हो कि इस कण ने सबसे कम दूरी चली, फिर इसने और ज़्यादा चली, इसने और ज़्यादा चली, इसने और ज़्यादा चली, इसने और ज़्यादा चली, और इसने तो सबसे ज़्यादा ही चली। और बना दूंगा तो वो और भी ज़्यादा चलेगा, ठीक है। मतलब अभी हम ये देख के आए कि स्थानांतरित गति में सभी कण समान समय में समान दूरियां तय करते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। और ध्यान रखो, अगर मैं इनको मिलाने वाली लाइन की बात करूँ, ये अगर मैं इनको मिलाने वाली रेखा की बात करूँ, तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। देखो ये देखो, ये देखो, इसको मिलाना नहीं, इसको मिलाना था, हमने इसको मिलाया और हमने यहां मिलाया इनको। क्या ये रेखा अपनी पहली वाली स्थिति के समांतर है क्या? आप कहोगे नहीं भैया, ये तो कुछ कोण पे घूम गया। मैंने मान लिया कोण कितना घूमा है, थीटा। इसका मतलब घूर्णन गति में कणों को मिलाने वाली रेखा हमेशा एक अपनी पहली स्थिति के समांतर नहीं रहती और सभी कण अलग अलग समय में अलग अलग दूरियां तय करते हैं। इसी को हम घूर्णन गति कहते हैं। एक बार लिख लेते हैं बच्चों, यदि किसी वस्तु, या उसको मैं दृढ़ पिंड लिख लूं, यदि किसी दृढ़ पिंड के सभी कण समान समय अंतराल
समय अंतराल में अलग अलग दूरियां तय करते हैं, अलग अलग दूरियां तय करते हैं तथा किन्हीं भी, कोई भी दो कण, बहुत सारे हैं वैसे तो, इधर भी होगा इधर भी होगा, किन्हीं भी दो कणों को, कोई दो कण ले लेते हैं बस, किन्हीं भी दो कणों को मिलाने वाली रेखा अपनी पूर्व स्थिति, पहले वाली स्थिति, ये पहली है ये बाद वाली है, पूर्व स्थिति के समांतर नहीं रहती है तो ऐसी गति को घूर्णन गति कहते हैं, आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है, ये परिभाषा आप लिख लेना, यही घूर्णन गति की परिभाषा है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको दिखेगी, अब पता नहीं आपने नोटिस किया नहीं किया, आपने देखा कि जब कोई वस्तु, कोई दृढ़ पिंड घूर्णन गति करेगा तो उस पिंड के सारे कण वृत्तीय गति करेंगे। देखो अगर मैं इस मार्कर को एक पूरा चक्कर घुमा दूं, ऐसे यहां से ऐसे चक्कर घुमा दूं तो ये शायद ऐसे घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा, आपने कहा जी बिल्कुल ये ऐसे घूमेगा। तो हम ये देख रहे हैं कि घूर्णन गति करते हुए किसी भी वस्तु के सभी कण क्या करते हैं, वृत्तीय गति करते हैं। लिख लेते हैं घूर्णन गति करते हुए, ये घूर्णन नहीं है, घूर्णन है ये, घूर्णन गति करते हुए पिंड के सभी कण वृत्तीय गति करते हैं, हाँ जी ये इंपॉर्टेंट बात है। सारे कण, एक भी कण आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो वृत्तीय गति ना कर रहा हो। हाँ, ये जहां से हमने इसको बांध रखा है, जहां से हमने इसको पकड़ रखा है, बस वो कण स्थित रहेगा, बाकी सब कण क्या करेंगे, घूर्णन गति करेंगे, और घूर्णन गति करते हुए क्या करेंगे, वृत्तीय गति करेंगे। और वृत्तीय गति में तो सबकी त्रिज्या होती थी, हाँ हर कण की त्रिज्या अलग है। इस वाले की देखो इसकी कम त्रिज्या है, इसकी देखो इसकी ज्यादा है, सबसे ज्यादा इसकी है। मतलब हर कण अगर मैं इस दिशा में देख रहा हूं, अलग अलग वृत्तीय पथ पे गति कर रहा है, जिनकी त्रिज्याएं अलग अलग हैं। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी कि हर पिंड के सभी कण क्या कर रहे हैं, वृत्तीय गति। वृत्तीय गति में त्रिज्या भी होते हैं, वो बता दी, केंद्र भी होता है, आपने कहा जी बिल्कुल। बच्चों अगर आप इसका केंद्र देखो तो यहाँ है, इसका केंद्र देखो तो यहाँ है, इसका केंद्र देखो तो यहाँ है, इसका केंद्र देखोगे तो वो भी यहीं रहेगा। और बच्चों अगर मैं यहाँ एक ऐसे लाइन खींच दूं ऐसे, और फिर मैं कहूँ कि ये मार्कर ऐसे घूम रहा है, ऐसे, अच्छा देखो ऐसा था ना, ऐसे देखो, मेरे ध्यान से देखो कि जो मेरी दो उंगलियों ने इसको पकड़ रखा है, तो मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ कि इस मार्कर में ना एक सुई डाल के, एक धागा डाल के इसको ऐसे लटका दूं और फिर उसको ऐसे घुमाऊं, तो वो जो धागा है जो यहाँ से पास कर रहा है उसको घूर्णन अक्ष बोलते हैं। बच्चों क्या बोलते हैं, घूर्णन अक्ष। ऐसी अक्ष जिसके चारों तरफ हमारा पिंड घूर्णन गति कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, घूर्णन अक्ष बोलते हैं। जैसे पंखा है, पंखा में वो जो डंडा लगा रहता है ना बीच में, उसको हम उसकी घूर्णन अक्ष बोलते हैं। ऐसे ही यहाँ जब मैं इसको घुमा रहा हूं तो ये जो लाइन यहाँ से जाएगी ऐसे, अगर मैं यहाँ से एक सुई डाल लूं और इसमें से अंदर निकाल दूं तो ये ऐसे घूम पाएगा, तो ये जो लाइन होगी इसको हम घूर्णन अक्ष बोल लेंगे। और हम कहेंगे कि इन सभी वृत्तों के जो केंद्र हैं वे उसी घूर्णन अक्ष पे होंगे। सभी वृत्तीय पथों के केंद्र घूर्णन अक्ष पर होते हैं, घूर्णन अक्ष पर होते हैं।
आपने कहा जी मजा आ गया, हमें पता चल गया कि घूर्णन गति क्या है। घूर्णन गति कुछ नहीं है, वृत्तीय गति है। हाँ, यहाँ एक कण नहीं है, यहाँ बहुत सारे कण मिलकर वृत्तीय गति कर रहे हैं और हमने उसको क्या बोल दिया, घूर्णन गति बोल दिया। परिभाषा ये है, उसका जो निचोड़ हमने निकाला कि जो भी वस्तु घूर्णन गति कर रही होगी उसके सारे के सारे कण वृत्तीय गति कर रहे होंगे। मतलब हमें यहाँ वृत्तीय गति के अलावा कुछ और नहीं पढ़ना है। आप कहोगे भैया वृत्तीय गति तो हमने पढ़ लिया। मैंने कहा वहां आपने एक कण की वृत्तीय गति पढ़ी थी, यहाँ बहुत सारे कण हैं, हमें उनकी सभी की बात करनी है, इसलिए इसको दोबारा से हमें घूर्णन गति का नाम देके पढ़ना पड़ रहा है, वरना वृत्तीय गति तो हमने पढ़ लिया था। अब बच्चों, जैसे ही आपको ये पता चला कि यहाँ सारे कण वृत्तीय गति करेंगे, तो आपके लिए जरूरी हो जाता है कि हमने जो चैप्टर नंबर 4 में सदिशों वाले में 2 वीडियो हमने वृत्तीय गति के किए थे, उसका पहला वीडियो आप अच्छे से देख के आए, जिसमें हमने कोणीय विस्थापन की बात की थी, कोणीय वेग की बात की थी, कोणीय त्वरण की बात की थी और उनके रिलेशन की बात की थी। अगर आपको वे नहीं आएंगे और मैं यहाँ बता दूंगा कि ये ओमेगा इसका कोणीय वेग है, अल्फा इसका कोणीय त्वरण है, तो आपको समझ ही नहीं आएगा। तो आप एक काम कर लेना, इसको यहाँ अगर रोकना चाहो तो यहीं रोक के वीडियो को पहले वो वीडियो देख लेना। अगर आपको नहीं आता, आपको आता है तो उसको देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, आप समझते चले जाएंगे। मैं इसको हटा रहा हूँ और आप शुरू करने वाले हैं भाई दृढ़ पिंडों की घूर्णन गति, जिसके अंदर अब हमारा पहला टॉपिक रहेगा बल आघूर्ण। चलिए बच्चों हेडिंग लगाएंगे अब बल आघूर्ण, या इसका नाम एक और सुनने को मिल जाता है बल का आघूर्ण। बात देखिए बच्चों, बल आघूर्ण या बल का आघूर्ण, इंग्लिश में बोल देते हैं इसको बच्चों टॉर्क, और इसको लिख देते हैं हम मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स, ये जो मोमेंट वर्ड है ये किसके लिए आया है, आघूर्ण के लिए। ठीक है, हमने इसको अंडरलाइन किया। आपने मुझसे पूछा, आपके दिमाग में आया ये है क्या, क्या अजीब चीज़ है, क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ी। मैंने कहा आपको कि मेरी कुछ बातों का जवाब दो। मैंने कहा यार ये मार्कर है आपके सामने, ये पड़ा हुआ है आपकी मेज पे, मैंने कहा इसको आगे चलाओ, मतलब इसको गति कराओ। कौन सी गति, स्थानांतरीय गति है। तो आपने कहा भैया बड़ा आसान है, बल लगा देंगे चलने लगेगा। मैंने कहा ठीक, क्या बिना बल लगाए चल सकता है। आपने कहा ये बिना बल लगाए नहीं चल सकता, न्यूटन का प्रथम नियम यही कहता है जब तक बल नहीं लगेगा स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा। मैंने कहा ठीक। मैंने कहा अच्छा ये चल रहा था, इसको रोकना है। आप कहोगे भैया क्या अजीब बात कर रहे हो, इस पे बल लगा देंगे फिर रुक जाएगा। मैंने कहा अच्छा इसकी चाल बढ़ानी हो, आप कहोगे बल लगाएं, इसकी चाल घटानी हो, हमने कहा बल लगाओ, इसकी दिशा बदलनी है बल लगाओ। मतलब हर काम के लिए बल की जरूरत पड़ रही है। कौन सी गति में, स्थानांतरीय गति में। मैंने आपको दूसरा टास्क दिया, दूसरा काम दिया कि मैंने इस मार्कर को यहाँ पकड़ा हुआ है, आप इसको घुमाओ, घुमा दो इसको। आपने कहा भैया बल लगा देंगे, मैंने कहा लगाओ। आपने कहा लो बल लगा दिया और ये घूमने लगा। आपने कहा ठीक, जितना ज़्यादा बल लगाऊंगा उतना ज़्यादा घूमेगा। हल्का सा बल लगा रहा हूँ, हल्का घूम रहा है, ज़्यादा बल लगाऊंगा तो ज़्यादा घूमेगा। मैंने कहा ठीक। मैंने कहा अच्छा एक काम करना, यहाँ लगाना बल, यहाँ जहाँ से मैंने इसको पकड़ रखा है। आपने कहा यहाँ से मैंने इसको पकड़ रखा है, वहाँ बल लगाने पर ये घूम नहीं रहा है। मतलब इसको घुमाने के लिए केवल बल काफी नहीं है। हाँ, बिना बल के नहीं घूमेगा, लेकिन बल लगाने पे भी ये घूम जाए ये जरूरी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि बल लगाने पे ये वस्तु घूमे, ये मारकर घूमे, तो आपको किसी तरीके से इस पे बल लगाना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है बताओ, ऐसे लगाओ बल, ऐसे। आपने कहा भैया कैसी बात कर रही है, नहीं घूमेगा। मैंने क्यों नहीं घूमेगा, बल तो लगाया। यहीं से दिमाग में हमारे ये बात आती है कि किसी वस्तु में घूर्णन गति उत्पन्न करने के लिए या घूर्णन प्रभाव उत्पन्न करने के लिए केवल बल काफी नहीं है। हाँ, बिना बल के नहीं होगा, लेकिन केवल बल से आप इस वस्तु में घूर्णन पैदा कर दें, घूर्णन गति पैदा कर दें, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहां से कुछ बातें लिखना शुरू करते हैं। क्या लिखना शुरू करते हैं, पहली बात लिखूंगा, किसी पिंड में घूर्णन गति उत्पन्न करने के लिए, घूर्णन गति उत्पन्न करने के लिए, यहां रोक रहा हूं इस बात को और आपसे पहले पूछूंगा किस किस चीज की जरूरत है। आपने कहा सबसे पहली जरूरत है बल की। किसकी जरूरत है, बल की।
लेकिन क्या केवल बल काफी है? आपने कहा नहीं। लेकिन पहले मुझे बताओ, क्या अगर बल मान लो घूर्णन पैदा हो गया, मान लो कट दिया, कम बल लगाऊंगा, आपने कहा घूम जाएगा। ज्यादा बल लगाऊंगा, आप कहोगे तेजी से घूम जाएगा, और ज्यादा बल लगाऊंगा तो और ज्यादा बल से तेजी से घूम जाएगा। मतलब जितना बल ज्यादा होगा घूर्णन गति उतनी ज्यादा होगी। आपने कहा इसका मतलब ये जो घूर्णन गति है ये कहीं ना कहीं बल के मान पे निर्भर करती है। लेकिन हमने ये भी देखा बच्चों कि केवल घूर्णन गति, बल से ही घूर्णन गति पैदा नहीं की जा सकती। मैं जब बल यहां लगा रहा हूं, कितना ही ज्यादा बल लगा दूं, ये मार्कर नहीं घूम सकता। मैं यहां कितना भी ज्यादा बल लगा दूं, ये मार्कर घूम नहीं सकता। मतलब ये भी डिपेंड करता है कि बल लग कहां रहा है, बल कितना लग रहा है, कितना लग रहा है। दूसरा, बल कहां लग रहा है, कहां लग रहा है। और दूसरी बात बल, तीसरी बात बल कैसे लग रहा है, बल कैसे लग रहा है। आपने कहा ठीक है भैया हमने समझ गए। एक बार फिर से इन तीनों की बात करते हैं। मैंने कहा बल थोड़ा सा लगा है, थोड़ा सा घूमा, ज्यादा लगा है, ज्यादा घूमा, और ज्यादा लगा है तो ज्यादा घूमा। मतलब ये जो घूर्णन गति है ये बल के मान पे निर्भर कर रही है कि बल कितना लग रहा है। लेकिन अब मैं यहां बल कितना भी लगा दूं, 1000 न्यूटन लगा दूं, 2000 न्यूटन लगा दूं, ये नहीं घूमेगा भाई। मतलब इस बात पे भी निर्भर करेगा कि बल कहां लग रहा है। आप यहां लगाओ ये मजे में घूम जाएगा, आप यहां लगाओ ये नहीं घूमेगा। आप यहां लगाओगे ना तो थोड़ा ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, आप यहां लगाओगे तो आसानी से घूम जाएगा। मतलब अलग अलग जगह अलग अलग बल की जरूरत पड़ रही है। मतलब घूर्णन गति इस बात पे निर्भर कर रही है कि बल कहां लग रहा है, कैसे लग रहा है। मैंने कहा अच्छा ऐसे लगाओ बल, ऐसे। आपने कहा ठीक है। मैंने कहा ऐसे लगाना, आपने कहा भैया घूम तो रहा है लेकिन थोड़ा अलग सा महसूस हो रहा है। मैंने कहा अच्छा यहाँ लगाओ, ऐसे लग रहा है। मैंने कहा ऐसे लगाना, आपने कहा भैया घूम तो गया थोड़ा सा लेकिन फर्क है। मतलब इस बात पे भी निर्भर कर रहा है कि बल कैसे लग रहा है। मतलब ये जो घूर्णन गति पैदा होने वाली है ये बल की 3 चीजों पे डिपेंड करता है। बल कितना है, कहाँ लग रहा है, कैसे लग रहा है। बिना बल के काम नहीं चलेगा, बल होना पड़ेगा लेकिन खाली बल से काम नहीं चलेगा। इन तीनों चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। इसीलिए बच्चों हम यहाँ कह देते हैं कि ये F के मान पे निर्भर करेगा, कहाँ लग रहा है ये। मतलब यहाँ कुछ दूरी की बात हो रही है कि दूरी है। बल कैसे लग रहा है, मतलब यहाँ किसी एंगल की बात हो रही है, थीटा की बात हो रही है कि भाई मैंने यहाँ बल ऐसे लगाया, फिर मैंने बल ऐसे लगा दिया, तो अलग अलग प्रभाव है। ठीक है, तो बच्चों ये सोचा गया कि यार जैसे स्थानांतरिय गति में बल की जरूरत पड़ती है, ऐसे ही घूर्णन गति के लिए भी कुछ एक ऐसी चीज की जरूरत है जो इन तीनों पे निर्भर करता है, जिसके अंदर ये तीनों चीजें आती हैं। ये तो बात क्लियर है देखो कि केवल बल ही घूर्णन गति पैदा नहीं कर सकता, इन तीनों का कॉम्बिनेशन होगा, ये तीनों मिलेंगे तब घूर्णन गति पैदा होगी। तब जाके हमने ये टॉपिक बनाया, ये नई राशि बनाई जिसका नाम हमने रखा बलाघूर्ण। क्या नाम रखा? बलाघूर्ण। और बल आघूर्ण में हमने इन तीनों को जगह दी, F को भी, R को भी, थीटा को भी। ठीक है, तो अब आपसे कोई पूछ ले कि बल आघूर्ण क्या है, तो देखो ये तो थी आपकी अंडरस्टैंडिंग कि ये ऐसे हो रहा है। परिभाषा क्या कहती है? एक ऐसा कारक, एक ऐसा कारक जो किसी पिंड में, जो किसी पिंड पर लगकर उसमें घूर्णन की प्रवृत्ति, घूर्णन की प्रवृत्ति, एक मिनट बच्चों, घूर्णन की प्रवृत्ति पैदा करता है। अच्छा सा वर्ड लिखते हैं, उत्पन्न करता है। प्रवृत्ति उत्पन्न कर देता है, उत्पन्न कर देता है, बल आघूर्ण कहलाता है। बल आघूर्ण कहलाता है। देखो कितनी बढ़िया बात है। अगर बल आघूर्ण नहीं होगा तो वस्तु में घूमने की प्रवृत्ति नहीं आएगी, और वो बल आघूर्ण इन 3 चीजों पे डिपेंड करेगा। बल होगा तो ही घूमने की प्रवृत्ति होगी, वो कहां लगेगा तो घूमने की प्रवृत्ति आएगी, कितने कोण पे लगेगा तब घूमने की प्रवृत्ति आएगी। एक बार फिर से करते हैं, एक बार फिर से। मैंने कहा बताओ
क्या बिना बल लगाए मैं इसको घुमा सकता हूँ? आपने कहा नहीं है, बिना बल नहीं लगाए घुमा सकते, बल लगाना पड़ेगा। तो पहली चीज आ गई बल। मैंने कहा क्या मैं कहीं भी लगा दूं बल? आपने कहा नहीं भैया, आप यहाँ लगाओगे नहीं घूमेगा, आप ऐसे लगाओगे नहीं घूमेगा। यहाँ लगा रहा हूँ नहीं घूम रहा है, यहाँ लगा रहा हूँ घूम तो रहा है लेकिन ज्यादा बल लगाना पड़ रहा है। और एक दरवाजे वाला एग्जांपल से सिखाऊंगा आपको। यहाँ लगा रहा हूँ तो सबसे आसान घूम रहा है। मतलब ये भी डिपेंड करता है कि बल कहाँ लगे। मैंने कहा एंगल पे, देखो बल यहीं लगाया लेकिन ऐसे लगाया, बल यहीं लगाया लेकिन ऐसे लगाया, यहाँ लगाया तो घूमने लगा, देखो घूमने लगा, अरे घूम जा, और यहाँ लगाया तो नहीं घूमा। मतलब इस चीज पे भी डिपेंड कर रहा है कि कैसे लग रहा है, और इन तीनों को ही मिला के हमने कहा बल आघूर्ण। अब क्या फॉर्मूला बनेगा वो बाद की बात है, लेकिन बस ये फील कर लो कि बल आघूर्ण क्या है। जैसे किसी वस्तु को स्थानांतरित गति कराने के लिए या उसकी गति को रोकने के लिए, उसकी चाल बढ़ाने के लिए, उसकी चाल घटाने के लिए, दिशा बदलने के लिए बल की जरूरत पड़ती थी, ऐसे ही घूर्णन गति में घूर्णन गति कराने के लिए, उसकी चाल बढ़ाने के लिए, चाल घटाने के लिए हमें बल आघूर्ण की जरूरत पड़ती है। और इसको बच्चों हम इस टाउ से डिनोट करते हैं ऐसे। देख इसको सीख लो, इसको क्या बोलते हैं? टाउ। क्या बोलते हैं? टाउ। इसको बोलते हैं टाउ। ठीक है जी, ये अजीब सा चिन्ह है, आदत बना लेना इसके लिखने की, बहुत हमें देखने को मिलेगा। ये टाउ है। और बच्चों इसका फॉर्मूला आता है हमारा आर एफ साइन थीटा। कैसा आया? थोड़ा सा उसका भी फील लेंगे, लेकिन अभी आप इसको याद करेंगे। देखो एफ भी आ रहा है, आर भी आ रहा है, थीटा भी आ रहा है। ये भूल जाओ अभी, आर क्या है, थीटा क्या है। एफ का तो पता है, एफ है बल, आर है कुछ दूरी की बात हो रही है शायद, थीटा कुछ एंगल की बात हो रही है, ये टाउ क्या है? ये बलाघूर्ण है। हमने कहा ठीक है, चलिए अब हमने ये तो महसूस कर लिया कि हमें क्यों जरूरत पड़ी बलाघूर्ण की। अब एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों। ये कहा जाता है कि अगर वो एग्जाम्पल ना लिया जाए तो घूर्णन गति को हुआ ना मानो। ये मत मानो कि आपने घूर्णन गति पढ़ी है। वो एग्जाम्पल कहलाता है बच्चों दरवाजे का। क्योंकि मैं दरवाज़ा घुमा के दिखाऊंगा आपको, तो मुझे यहाँ दरवाज़ा उखाड़ कर लाना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं कर सकता। उसके लिए मैंने आपको एक किताब का एग्जाम्पल दिया। मान लो ये हमारा कमरा है और ये उसका दरवाज़ा है। मैंने कहा ठीक है, आप घर में गए, कहाँ ये यहाँ लगा हुआ दरवाज़ा ऐसे घूम सकता है। मैंने कहा भाई ये बताना कि आप कैसे पकड़ोगे। आप कहोगे भैया यहाँ हैंडल लगा होता है, उसको ऐसे पकड़ते हैं ऐसे। तो मुझे एक बात बताना, यहाँ हैंडल क्यों नहीं लगाते? आज आप एक काम करना, घर का दरवाज़ा यहाँ से पकड़ के खींचने की कोशिश करना। आपको इतनी जान लगानी पड़ेगी, जान मतलब बल लगाना पड़ेगा। आप कहोगे भैया आप समझ आ गया कि यहाँ क्यों लगाना पड़ रहा है। उतना ही बल आप यहाँ लगाओगे, दरवाज़ा बड़ी मुश्किल से हो सकता है ना खुले, और उतना ही बल आप यहाँ लगा तो दरवाज़ा आप आसानी से खोल देंगे। यही कारण है दरवाज़ों के जो हैंडल होते हैं में उसकी अक्स से, ये अक्स है दरवाजे की, यहाँ घूम रहा है ना, तो ये अक्स है, अक्स से दूर लगाए जाते हैं, जिससे ये आर, अभी आर लिखा था, आर का मान बढ़ जाएगा और हमारा बल आघूर्ण ज़्यादा हो जाएगा। मतलब बल उतना ही है, यहाँ मैंने 2 न्यूटन लगाए, यहाँ 2 न्यूटन लगाए, यहाँ 2 न्यूटन लगाए, यहाँ 2 न्यूटन लगाए, हर जगह 2 न्यूटन, लेकिन बल आघूर्ण का मान अलग अलग है। यहाँ तो हो ही नहीं रहा दरवाजा खोल। देखो मैं इसको पकड़ के खोलने की कोशिश करूँ, पहली बात तो यहाँ से पकड़ा नहीं जा रहा, लेकिन यहाँ से अगर मैं ऐसे करूँगा, ऐसे यहाँ ज़्यादा बल लगाना पड़ रहा है बच्चों, लेकिन यहाँ देखो बहुत बड़ी आसानी से मैं इसको खोल पा रहा हूँ। ठीक है, आप समझ गए। ऐसे ही साइकिल का एग्जाम्पल है, आप साइकिल का हैंडल ऐसे पकड़ते हैं और ऐसे आसानी से घुमा देते हैं। कभी ऐसे करना, उसको पास से पकड़ के घुमाने की कोशिश करना, आप कहोगे थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल है घुमाना। ये सब किसका खेल है बच्चों? बल आघूर्ण का। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से। ये तो समझाने का तरीका था कि इसलिए कर रहे हैं हम, बल आघूर्ण की जरूरत क्यों पड़ी। हमने कहा बच्चों, मान लेते हैं कि हमारी घूर्णन अक्ष है, वो अक्ष जिसके चारों तरफ हमारा पिंड घूर्णन करेगा उसको हम घूर्णन अक्ष बोलते हैं। मान लीजिए ये मेरी उंगली है और मैं चाहता हूँ कि मैं मार्कर को ऐसे घुमाऊँ ऐसे, तो ये उंगली मेरी जो है ये अक्ष का काम करेगी। पंखा है, पंखा चारों तरफ घूम रहा है, वो जो डंडी लगी होती है बीच में वो अक्ष का काम करेगी, तो ये हमारी घूर्णन अक्ष है। हमने कहा मान लीजिए हमारी कोई वस्तु है, मान लेते हैं हमारा ये मार्करी है और ये जो है हमारा अभी मान लेते हैं आर है। क्या नाम है इसका बाद में बताऊंगा अभी, ठीक है। आप ये मान लो कि यहाँ तक की दूरी आर है। हमने यहाँ एफ बल लगाया। अब थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों, इसको भी मैं वेक्टर लिख रहा हूँ। ये उंगली मेरी अक्ष का काम कर रही है,
ये क्या है हमारा, ये हमारा मार्कर है और मैंने इस पे बल लगाया ऐसे, देखो ऐसे नहीं लगाया कभी तुम सोचो ऐसे, ये दिखा ऐसे रखा है मैंने, लेकिन ये जो बल है ये इस दिशा में है, इस दिशा में ऐसे, ठीक है। और हमने कहा कि मान लेते हैं कि ये जो कोण है हमारा थीटा है, कितना कोण है बच्चों, थीटा कोण है हमारा। आपने कहा ठीक। बच्चों एक बात ध्यान रखना, ये जो आर है इसका नाम होता है बच्चों उत्तोलक भुजा। क्या नाम होता है इसका, उत्तोलक भुजा। इसका एक और नाम होता है बच्चों, इसको हम आघूर्ण भुजा भी कहते हैं, आघूर्ण भुजा। और बच्चों ये एक सदिश राशि है, आर हमारा क्या है, एक सदिश राशि है और जो इसकी दिशा होती है वो हमेशा घूर्णन अक्ष से दूर होती है, घूर्णन अक्ष से दूर। अभी जो मैं आपको फॉर्मूला बताता ना, टाउ इक्वल्स टू आर एफ साइन थीटा, वो आर ये ही है, ठीक है। कैसी है ये, घूर्णन अक्ष से, ये एक सदिश राशि है, इसकी दिशा हमेशा घूर्णन अक्ष से दूर होगी। हम यहाँ से बनाना शुरू करेंगे इसकी दिशा। अच्छा दिशा कहीं भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये यहीं बनानी है यहाँ से। मैंने आपको सदिश में सदिशों का विस्थापन बताया था, शिफ्टिंग, कि मैं सदिश को उठा के ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं भी कर सकता हूँ बिना दिशा बदले। तो मैंने इसको आगे बढ़ा दिया और मैंने इसको नाम दिया आर। मैंने कहा हमारे बल और इस आर के बीच का कोण थीटा है। मैंने आपको कहा कि इस आप एफ के दो हिस्से करो। आपने कहा भैया ये एफ है तो ये बनेगा एफ कोस थीटा, बिल्कुल जी। मैंने कहा ये क्या बनेगा, आपने कहा ये बनेगा एफ साइन थीटा। मैंने कहा आप फील करके बताओ कि ये हमारा मार्कर था, ये हमारी अक्ष है, मैंने इस पे बल ऐसे लगाया एफ, मैंने इस एफ के दो हिस्से के, ये बना एफ कोस थीटा, ये बना एफ साइन थीटा। आप फील करके बताओ क्या ये एफ कोस थीटा इस मार्कर को ऐसे घुमा सकता है? आप कहोगे भैया नहीं, ये तो मार्कर को सामने की तरफ खींच रहा है, ये घुमा नहीं सकता इसको। तो मैंने कहा कौन घुमाएगा? आपने कहा घुमाएगा तो ये वाला, ये जो है ऐसे, कौन? एफ साइन थीटा। मतलब एफ साइन थीटा ही इसमें घूर्णन गति पैदा करेगा, एफ कोस थीटा घूर्णन गति पैदा नहीं करेगा। इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारा बल आघूर्ण आता है, क्या आता है? बल आघूर्ण, वो होता है बच्चों आर एफ साइन थीटा। क्या होता है? आर एफ साइन थीटा। जहां आर क्या है? ये आघूर्ण भुजा है, ये तो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। मैंने पूछा आर क्या है? मैंने कहा आर वो दूरी है जहां बल लग रहा है। कहां से देख रहे हैं ये दूरी? ये दूरी घूर्णन अक्ष से देख रहे हैं। तो मैं आर के नीचे लिख देता हूं बल एफ की, बल एफ की घूर्णन अक्ष से, घूर्णन अक्ष से दूरी, घूर्णन अक्ष से दूरी। ये बल लग रहा है, इस बल की दूरी यहाँ से कितनी दे रखी है? आर दे रखी है। मैंने कहा अच्छा ये एफ क्या है? एफ कहोगे भैया ये तो बल है, बल है। मैंने कहा ये थीटा क्या है? आप कहोगे ये आर व एफ के बीच का कोण है, आर व एफ के बीच कोण है। ठीक है, ध्यान रखना। थीटा क्या है? आर और एफ के बीच का कोण। एफ क्या है? बल है जो घूर्णन गति पैदा करने की कोशिश कर रहा है। और आर क्या है? आर घूर्णन अक्ष से दूरी है, किसकी? एफ की। मैंने आपसे पूछा मुझे बताओ एफ के किस हिस्से ने घूर्णन गति पैदा की? आपने कहा एफ साइन थीटा। क्या ये एफ साइन थीटा इस आर के लंबवत है? तो मैं ये भी कह सकता हूं कि हम इस टॉर्क को ऐसे लिख सकते हैं, क्या कि आर वो लिया जाए जो एफ के लंबवत है, या इस टाउ को, इस टॉर्क को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि वो एफ लिया जाए जो आर के लंबवत है। तीन फॉर्मूला बने बच्चों हमारे, ध्यान से देखो। पहला आर एफ साइन थीटा, ये फील में पहले ही करा चुका हूं कि टॉर्क के फॉर्मूले में, आघूर्ण के फॉर्मूले में तीन चीज जाएंगी। बल कितना है, बल कहाँ है, बल कैसे लग रहा है। कितना है एफ, कहाँ लग रहा है आर, कैसे लग रहा है थीटा। लेकिन फॉर्मूला क्या बना? वाया आर एफ साइन थीटा। हमें वो वाला बल लेना है जो आर के लंबवत है। हर एक बल आघूर्ण पैदा नहीं करेगा, केवल वे बल पैदा करेंगे जो आर के लंबवत होंगे, या हमें वो आर लेना है जो एफ के लंबवत है। तो मैं इसको लिख सकता हूं, इसको क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं बल गुणा बल के लंबवत दूरी, बल की लंबवत दूरी। लंबवत दूरी कहां से लेनी है बच्चों? आप कहोगे भैया ये लेनी है घूर्णन अक्ष से। कहां से? घूर्णन अक्ष से। कहां तक की दूरी लेनी है? जहां बल लग रहा है। दूरी लेनी कहां से है? घूर्णन अक्ष से। कैसी लेनी है? लंबवत। किसके? बल के।
या वो बल लेना है जो घूर्णन अक्ष के लंबवत है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, वह बल जो आर के लंबवत है, आर के लंबवत है और गुणा आर। बस, या तो ये फॉर्मूला लगाओ आर एफ साइन थीटा, या ये लगाओ कि वो आर लो जो एफ के लंबवत है, या वो एफ लो जो आर के लंबवत है। अभी हो सकता है थोड़ा सा अजीब लग रहा हो, जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ आएगा कि अच्छा ऐसे करना है। मैंने कहा ठीक। तो बच्चों आपको ये समझ आ गया कि टॉर्क का, बल आघूर्ण का फॉर्मूला रट लो बस, टाउ इक्वल्स टू आर एफ साइन थीटा होता है, जहां हर एक चीज का अपना मतलब है, आर क्या है, एफ क्या है, थीटा क्या है, सब मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं इसको हटा रहा हूं इधर से। मैंने आपसे पूछा कि मुझे बताओ बल आघूर्ण का फॉर्मूला, आपने कहा आर एफ साइन थीटा। क्या आर एक सदिश राशि है? आपने कहा जी। एफ बल भी एक सदिश राशि है, थीटा उन दोनों के बीच का कोण है। तो क्या हम जैसे सदिशों में पढ़ के आए थे कि ए बी साइन थीटा को हम ए क्रॉस बी लिख देते थे, क्या मैं यहाँ आर एफ साइन थीटा को लिख सकता हूँ आर क्रॉस एफ? आपने कहा क्यों नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। जब हम ए बी साइन थीटा को, जिसमें ए और बी दो सदिश हुआ करते थे और थीटा उनके बीच का कोण हुआ करता था, ए क्रॉस बी लिख देते थे, तो हम आर एफ साइन थीटा को आर क्रॉस एफ लिखेंगे। मैंने आपसे पूछा कि बताओ दो सदिशों को ऐसे गुणा करने पर सदिश राशि मिलती है या अदिश राशि? आपने कहा भैया हमने बिल्कुल डिटेल में पढ़ा कि अगर यहाँ डॉट होता तो हम कहते हैं ये अदिश राशि है, लेकिन यहाँ क्रॉस है तो ये एक सदिश राशि है। तो टॉर्क का जो सदिश रूप बनेगा, बल आघूर्ण का जो सदिश रूप बनेगा, वो बनेगा आर क्रॉस एफ। क्या बनेगा? आर क्रॉस एफ। अब आप कहोगे कि ये एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि। हाँ जी बिल्कुल। तो इसकी दिशा भी होगी? मैंने कहा जी बिल्कुल होगी। दिशा कैसे निकाल लें? दिशा निकालने के लिए हम अपने दाएं हाथ का नियम लगाते थे। क्या करते थे हम? अपनी उंगलियों को, दाहिने हाथ की उंगलियों को पहले लिखी हुई चीज की तरफ घुमाते थे, रखते थे। आर की तरफ रखेंगे। क्या ये आर है? ये है। हाँ जी। तो मैंने कहा अब उंगलियां किस तरफ घुमाएं? एफ की तरफ। आर की तरफ रख के उंगली एफ की तरफ घुमा दो, जो हमारा अंगूठा आएगा वो टॉर्क की दिशा बताएगा। सदिश में बिल्कुल डिटेल में पढ़ा था कि जो टॉर्क आएगा, जो ये चीज आती है, ये इन दोनों के लंबवत होती थी। ए और बी की गुणा करने के बाद अगर सी आता था तो सी ए और बी दोनों के लंबवत होता था। तो यहाँ टाउ आया है तो ये टाउ आर और एफ दोनों के लंबवत होगा। और इसकी दिशा हम दाहिने हाथ के हथेली के नियम से निकाल लेंगे, अंगूठे के। ठीक है, दाहिने हाथ का अंगूठे का नियम। क्या करेंगे? दाहिने हाथ की उंगलियां रखेंगे किसकी दिशा में? आर की दिशा में। घुमाएंगे किसकी तरफ? एफ की तरफ घुमाएंगे। अंगूठा कहाँ आया है? बाहर। अगर अच्छा ये बल नीचे लगा देता तो क्या करते? आर की तरफ रख के नीचे की तरफ उंगली को आते, अंगूठा कहाँ आता? अंदर की तरफ। मतलब आर की दो ही, टाउ की दो ही दिशाएं संभव हैं, या तो तल के लंबवत बाहर की तरफ या तल के लंबवत अंदर की तरफ। ठीक है, दो ही दिशा संभव है, एक बाहर और एक अंदर। बाहर आएगा तो हम क्या लगा देंगे? डॉट लगा देंगे। अंदर जाएगा तो हम क्या लगा देंगे? क्रॉस लगा देंगे। अच्छा एक और बात महसूस करो, ये मार्कर ऐसे था, ये मार्कर ऐसे है, और मैंने इस पे बल लगाया ऐसे 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 लगाया ना, तो बताओ ये मार्कर कैसे घूमेगा? आपको भैया मार्कर ऐसे घूमेगा, ऐसे। मैंने कहा ठीक। अच्छा यहाँ से फील करें, अगर मैं कहूँ कि बल ऐसे लगाया तो क्या ये मार्कर ऐसे घूमेगा? आप कहोगे बिल्कुल। अगर ये बल नीचे लगाता तो इसकी वजह से ये ऐसे घूमता। बच्चों यहाँ ही बंधा हुआ है, ये घूर्णन अक्ष है। जैसे दरवाजा वहाँ कब्जों में फंसा हुआ है, वो उससे दूर नहीं जा सकता, ऐसे ही ये मार्कर भी यहाँ बंधा हुआ है। अगर आप इस पर ऐसे बल लगाओगे ऐसे, तो ये ऐसे घूमेगा। नीचे बल लगाओगे तो ये ऐसे घूमेगा। ऐसे घूमना, अगर ऐसे घूम रहा है तो हम कहेंगे कि हमारा जो बल आघूर्ण है वो एंटी क्लॉकवाइज है। कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त। लेकिन अगर ऐसे घूम रहा है तो हम कहेंगे ये क्लॉकवाइज है, मतलब दक्षिणावर्त। आपको ये बात पता होगी। और बच्चों ध्यान ही रखना कि जो एंटी क्लॉकवाइज वाला टॉर्क होता है, ऐसे वाला टॉर्क, उसको धनात्मक लिया जाता है। मैं लिख देता हूँ। अच्छा पहले दिशा निकालनी सीख लेते हैं। दिशा निकालने के लिए वैसे मैंने बता दिया आपको, दो तीन चीजें कर लेते हैं आज, जैसे हम करते आते हैं आज तक। पहला, मात्रक बताओ इसका मात्रक। बहुत चीजें हैं इसे बताने के लिए, मन दिमाग से निकल जाते हैं। बल क्या, मात्रक क्या बनेगा भाई? ये है न्यूटन, ये है मीटर। एंगल का कोई नहीं लिखते हम, रेडियन वगैरह नहीं लिखा करते, तो हम कहेंगे इसका मात्रक बनेगा न्यूटन मीटर।
क्या बनेगा? न्यूटन मीटर। ध्यान रखना, न्यूटन मीटर इसका मात्रक है। इसका विमीय सूत्र क्या है? आपने कहा भैया इसका विमीय सूत्र बनेगा, क्या बनेगा विमीय सूत्र इसका? बल का होता है mlt-2, मीटर का होता है L, तो ये बन जाएगा ml2t-2। मैंने पूछा है कैसी राशि है? आपने कहा भैया ये एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश। क्या इसमें दिशा होगी? आपने कहा बिल्कुल होगी, और उस दिशा को हम दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से निकाल लेंगे। दाहिने हाथ के नियम से, दाहिने हाथ के नियम से। और हमने ये देखा कि जब हमने दिशा निकाल ली, इसकी दिशा दो प्रकार की आ रही है, या तो दक्षिणावर्त या वामावर्त, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, या तो क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी। क्लॉकवाइज वाली डायरेक्शन को हम नेगेटिव मान लेंगे, मतलब अगर हमें आघूर्ण कभी क्लॉकवाइज दिखा, ऐसे दिखा, ऐसे, तो हम कहेंगे कि ये जो बल आघूर्ण है ये ऋणात्मक है, और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज हुआ, ऐसे हुआ, तो हम कहेंगे ये धनात्मक है। दो चीज और देखिए, या तो आघूर्ण बाहर की तरफ होगा या अंदर की तरफ होगा। देखो बच्चों, ये दिशा हम भले ही लिख देते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की ऐसे है, लेकिन बल आघूर्ण एक घूर्णन, आपको ध्यान होगा मैंने सदिश पढ़ाए थे दो प्रकार के, ध्रुवीय सदिश पढ़ाए थे और एक पढ़ाए थे अक्षीय सदिश। तो ये जो हमारा है, ये हमारा जो आघूर्ण आया है, ये हमारा अक्षीय सदिश है, और इनकी दिशा हमेशा अक्ष के अनुदिश होती है। किसके अनुदिश होती है? अक्ष के अनुदिश होती है। और अक्ष कहाँ है बच्चों? अगर ये ऐसे घूमेगा तो अक्ष तो बाहर होगी। देखो ये अक्ष है, ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे, तो या तो बल आघूर्ण ऊपर होगा या नीचे होगा। लेकिन अगर मैं ऐसे बात कर रहा हूँ ऐसे, तो या तो बाहर होगा, ये अक्ष है, या तो बाहर होगा या अंदर होगा। लेकिन अगर ऐसे घूम रहा है, ध्यान से देखो, ऐसे घूम रहा है, तो आप देख रहे होंगे ये क्लॉकवाइज है, घड़ी की सुइयों की तरह घूम रहा है। तो हम ये देखेंगे कि हम अपनी अंगुलियों को ऐसे घुमाएंगे तो अंगूठा अंदर जा रहा है, मतलब इनवर्ड, उसको लेंगे माइनस। लेकिन अगर ऐसे घूमेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो आप ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे तो अंगूठा बाहर आएगा तो उसको लेंगे प्लस। मतलब दो ही दिशा संभव है, या तो अंदर या बाहर, या ऊपर या नीचे। ठीक है, आपने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें समझ आ गया। कुछ बच्चे पूछ लेते हैं कि क्या R क्रॉस F को F क्रॉस R भी लिख सकते हैं क्या? जो बच्चे सदिश पढ़ के आए उनको पता है कि A क्रॉस B क्रॉस A के इक्वल बिल्कुल भी नहीं होता, इसलिए हम R क्रॉस F को F क्रॉस R नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? सुन लो। मान लो मैं इसको फिल करते हैं अच्छे वाला, मैंने कहा ये बताओ मुझे दिशा कैसी आएगी। आपने कहा R की तरफ उंगलियां रख के F की तरफ घुमा दो, ऐसे। कहाँ आया? बाहर। आपने कहा ठीक है, बाहर आया। अच्छा ये घूम कैसे रहा है? आप कहोगे भैया ये मार्कर ऐसे है, बल ऐसे लग रहा है, तो ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमने का मतलब आप कहोगे ये एंटी क्लॉकवाइज है, और एंटी क्लॉकवाइज में मैं अपनी उंगलियों को ऐसे घुमाता हूँ तो देखना मेरा अंगूठा कहाँ आया है? बाहर। मतलब जब मैं F के हिसाब से देख रहा हूँ तब भी बाहर आ रहा है, और जब मैं ये R क्रॉस F लगा के देख रहा हूँ तब भी बाहर आ रहा है। मतलब R क्रॉस F सही है, सही डायरेक्शन दे रहा है। लेकिन जब मैं F क्रॉस R लिखूंगा तो मुझे अपनी अंगुलियां F की तरफ रख के R की तरफ घुमानी पड़ेंगी, मतलब अंगूठा अंदर जाएगा तो मैं कहूंगा कि हमारा टॉर्क अंदर की तरफ है। लेकिन साफ साफ दिख रहा है कि घूम तो ये ऐसे रहा है, और ऐसे घूमने से अंगूठा कहाँ रहा है? बाहर। मतलब जब मैं R क्रॉस F की जगह F क्रॉस R लिखने जाता हूँ तो एकदम से ये पता चलता है कि R क्रॉस F लिखना सही है, वो उसकी सही दिशा दे रहा है। किसकी सही दिशा दे रहा है? आघूर्ण की। लेकिन जब F क्रॉस R लिखते हैं तो उसकी दिशा गलत दे देता है। उम्मीद आप ये समझ पा रहे होंगे कि मैं दिशाओं की बात कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, आपने कहा ठीक, ये फॉर्मूला याद रखना, R क्रॉस F होता है, F क्रॉस R नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, इसको मैं हटा रहा हूँ बच्चों। यहां से हम बात करने वाले हैं हम क्या हमेशा टॉर्क होने पर, टॉर्क बोल रहा हूं बच्चों में, आघूर्ण आप समझना, हमेशा बल आघूर्ण होने पर क्या वस्तु हमेशा घूम जाएगी? इस बात की हम बात करेंगे। अब इस टॉपिक पे चर्चा करते हैं, क्या हमेशा बल आघूर्ण होने पर वस्तु में घूर्णन गति होगी या नहीं होगी? मैं फिर से वो किताब उठा लेता हूं, आप दरवाजा समझ लेना कि ये इस दरवाजा है। अगर आप ये कहो कि मैं बल यहाँ लगाऊंगा, यहाँ, ठीक है, ये इसकी अक्ष है, ध्यान से सुनना, ये अक्ष है, ये बल यहाँ लगाने वाला हूँ तो ये बनेगा इसका R,
क्या बनेगा आर, और आर की दिशा हमेशा अक्ष से दूर होती है, तो ये आर ऐसे बनने वाला है। मापेंगे कहाँ से, घूर्णन अक्ष से मापेंगे दूर की तरफ। आपने कहा ठीक है। मैंने कहा कि अगर मैं बल ऐसे लगा दूँ, ऐसे देखना ध्यान से, ये आर है, ठीक है, और बल ऐसे लगा रहा हूँ, तो आप कहीं ना कहीं महसूस कर पा रहे हो कि आर और एफ के बीच का कोण 90 डिग्री है। आर और एफ के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री। आपने कहा ठीक, तो क्या घूम जाएगा? आपने कहा जी बिल्कुल घूम रहा है, देखो बल बाहर की तरफ लगाने पे आसानी से घूम रहा है। आपने कहा कोण 90 था, साइन थीटा 90, थीटा 90 होने पे साइन 90 का मान हो गया 1, तो आपने कहा जो यहाँ से टॉर्क का मान आएगा, बल आघूर्ण का मान आएगा, वो हो जाएगा आर एफ साइन थीटा, थीटा का मान आया है 90, साइन 90 होता है 1, तो हो जाएगा आर एफ। तो बल आघूर्ण है और वस्तु घूम रही है, दरवाजा घूम रहा है, घूर्णन गति है, घूर्णन गति है। लेकिन अब मुझे बताना एक बात, मैंने कहा अगर इसी दरवाजे पे बल ऐसे लगाया जाए नीचे की तरफ, देखो अगर आप दरवाजे पे लटक जाओ ऐसे, बल कहाँ लगा रहा हूँ मैं, नीचे, तो दरवाजा घूमेगा क्या? देखो घूम ही रहा है, घूम ही रहा है, जबकि ये आर है और बल लग रहा है नीचे की तरफ, तो दोनों के बीच का कोण देखो, ये आर था, बल नीचे लगाया, थीटा कितना है 90, थीटा 90 होने पे आर एफ तो बन रहा है, आघूर्ण तो बन रहा है, मतलब बल आघूर्ण है, लेकिन घूर्णन गति नहीं है, घूर्णन गति नहीं है। ये क्या अजब बात हुई? पहले वाले केस में जब मैंने इस पे बल ऐसे लगाया, ऐसे, आपने कहा कि आर बाहर की तरफ है, बल आपकी तरफ है, तो ये घूम रहा है, पहले वाला केस। लेकिन जब मैंने बल नीचे लगाया तो ये घूम ही रहा है, जबकि आघूर्ण बन रहा है, देखो आर एफ, थीटा कितना है यहाँ भी 90। तो बच्चों यहाँ से एक बात क्लियर हमें हुई कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आघूर्ण, बल आघूर्ण होने पर वस्तु घूम ही जाए। जैसे ये सेम उसी तरीके से है बच्चों, जैसे दीवार है और मैं इस पर बल लगा रहा हूँ, लेकिन ये हिल ही नहीं रही है। हम तो ये सोच रहे हैं कि बल लगाने से दीवार चलने लगेगी। दीवार ऐसी जगह बंधी हुई है जो हमारे लगाए गए बल की वजह से चल नहीं पाएगी। ये दीवार बंधी हुई है नीचे फर्श से, इसमें नींव डाल ली गई है, इसलिए चल नहीं पा रही है। इसी तरीके से ये दरवाजा यहाँ बंधा हुआ है और नीचे की तरफ बल लगाने पे आघूर्ण उत्पन्न होने पे, बल आघूर्ण उत्पन्न होने पे भी ये घूम नहीं पा रहा, मतलब यहाँ ये बंधे होने की वजह से घूम नहीं पा रहा है। तो अपनी पहली बात ये ध्यान रखें कि हमेशा बल आघूर्ण होने पे वस्तु घूमेगी नहीं। जैसे हमेशा बल होने पे वस्तु चल ही जाए ये जरूरी नहीं है। बल लगा रहा हूँ, दीवार चल नहीं रही है, उसी तरीके से बल आघूर्ण होने पर भी ऐसा हो सकता है कि वस्तु ना घूमे। समझ आ गया? अब कुछ बात लिख लेते हैं, खत्म करते हैं, न्यूमेरिकल करेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में, वरना बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। सबसे पहली बात कि बल आघूर्ण कौन बनाता है? आप कहोगे बल। क्या सारे बल बनाते हैं? नहीं, केवल वे बल आघूर्ण उत्पन्न करते हैं, केवल वे बल आघूर्ण ना बोल के आघूर्ण बोल लेता हूं, है ना। केवल वे बल आघूर्ण मतलब घूमने की प्रवृत्ति, आघूर्ण उत्पन्न करते हैं जो आघूर्ण भुजा के लंबवत होते हैं, आघूर्ण भुजा के लंबवत होते हैं। या ये कह लिए बल के केवल में घटक, बल के केवल वे घटक इसको हटा देता हूं, आघूर्ण उत्पन्न करते हैं जो आघूर्ण भुजा के लंबवत होते हैं। ये अक्ष है, ये हमारी आघूर्ण भुजा है। अगर मैं यहाँ बल 90 डिग्री वाले कोण पे लगाऊंगा तो ही ये घूमेगा, लेकिन अगर बल ऐसे हुआ तो नहीं घूम पाएगा। इसका मतलब बल, ये वाला बल ये 90 डिग्री पे तो नहीं है, तो कुछ कोण बना रहा है। लेकिन अगर आप इसके दो हिस्से करेंगे तो एक हिस्सा इधर जाएगा, एक हिस्सा इधर जाएगा, ये तो उत्पन्न नहीं करेगा, केवल ये उत्पन्न करेगा। केवल वो हिस्सा जो आघूर्ण भुजा के लंबवत है क्या उत्पन्न करता है? आघूर्ण उत्पन्न करता है, बाकी कोई हिस्सा आघूर्ण उत्पन्न नहीं करता। आपने कहा ये बात हमें समझ आ गई है कि सारे बल आघूर्ण उत्पन्न नहीं कर सकते, केवल वे बल जो घूर्णन भुजा के
आघूर्ण भुजा के सॉरी लंबवत होते हैं में ही क्या उत्पन्न करते हैं, आघूर्ण उत्पन्न करते हैं। अब बात करते हैं कि आघूर्ण है भी जैसा भी दिखाया, लेकिन फिर भी वस्तु नहीं घूम पा रही है। आघूर्ण देखो, यहाँ तो आघूर्ण है ही नहीं है, यहाँ तो आघूर्ण हुआ ही नहीं, आघूर्ण उत्पन्न कर सकते हैं। आघूर्ण है ही नहीं तो वस्तु कैसे घूमेगी, लेकिन अभी आघूर्ण है भी लेकिन फिर भी वस्तु नहीं घूम पा रही है। जो दूसरा केस मैंने बताया कि नीचे की तरफ लटक रहे हैं, क्यों? इसमें बच्चों जो आघूर्ण है, ध्यान से सुनना थोड़ी देर, ये हमारी इसका अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो ये अक्ष है। देखो यहाँ घूम रहा है ना हमारा दरवाजा ऐसे, तो ये हमारी अक्ष है और ये आर है आघूर्ण भुजा। मैंने कहा बल ऐसे लगाऊंगा आघूर्ण बनेगा क्योंकि लंबवत है। मैंने कहा ऐसे बल लगाऊंगा आघूर्ण बनेगा क्योंकि लंबवत है। ऐसे लगाऊंगा आघूर्ण नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि ये समांतर हो गया, ये बल आघूर्ण भुजा के समांतर हो गया है। सिर्फ इसकी बात करनी आघूर्ण भुजा की। कभी आप अक्ष को देखने लगे ना, अक्ष को थोड़ी देर भूल जाओ। आपने कहा जो इसके लंबवत होंगे वे ही केवल आघूर्ण बनाएंगे। आपने कहा ठीक, जो इसके समांतर होंगे वे आघूर्ण नहीं बनाएंगे। लेकिन क्या सारे आघूर्ण इसको घुमाएंगे? आपने कहा नहीं। हमने कहा ये अक्ष है, ये है, बल मैंने ऐसे लगाया, ऐसे देखो घूमने लगा। अगर मैं आपसे कहूं कि बल आपकी तरफ है, आर ऐसे है ना, आर घूर्णन भुजा से दूर, हाँ बल आपकी तरफ लग रहा है, तो देखना ये बल आघूर्ण कहाँ है? आपने कहा ये बल आघूर्ण तो इस अक्ष के समांतर है। देखो ध्यान से, आर दूर है, बल आपकी तरफ है। अंगूठा किसकी दिशा बताएगा? अंगूठा बताएगा बल आघूर्ण की दिशा। मान लो बल मेरी तरफ होता तो आप कहते हैं ऐसे, मैं अपना हाथ घुमा नहीं पा रहा हूँ, ऐसे ये आर की दिशा में होता, अंगुलियां मैं अपनी दिशा में घुमाता तो अंगूठा कहाँ जाता? नीचे। लेकिन अब भी अंगूठा इसके समांतर है। इसका मतलब मुझे ये पता चला कि मैं बल आघूर्ण जो घूर्णन अक्ष के समांतर होते हैं वे ही घुमा सकते हैं। यहाँ लिखेंगे दूसरा पॉइंट, केवल में बल आघूर्ण, में बल आघूर्ण जो घूर्णन अक्ष के समांतर होते हैं, घूर्णन अक्ष के समांतर होते हैं, घूर्णन गति उत्पन्न कर पाते हैं, घूर्णन गति उत्पन्न कर पाते हैं। अब ध्यान से, ये दरवाजा था, दरवाजा आपने इस पे बल लगाया, नीचे घुमा तो नहीं, क्यों नहीं घुमा? सुनना, ये अक्ष है, ये आर है, बल कहाँ लगा है? नीचे। मैंने कहा बताओ आघूर्ण बना क्या? आपने कहा भैया बल इस भुजा के लंबवत है तो टॉर्क तो बनेगा, बल आघूर्ण तो बनेगा। मैंने कहा दिशा बताओ, आपने कहा आर की दिशा में रख के अंगुलियां, आर कहाँ है? बाहर, बल कहाँ लग रहा है? नीचे। ऐसे जैसे घुमाया तो अंगूठे ने दिशा बताई बल आघूर्ण की, और आप ध्यान से देखें कि ये अंगूठा इस घूर्णन अक्ष के लंबवत है। इसका मतलब में बल आघूर्ण जो घूर्णन अक्ष के लंबवत होते हैं में घूर्णन गति पैदा नहीं कर पाते। ये लिख लेते हैं, में बल आघूर्ण, में बल आघूर्ण जो घूर्णन अक्ष के लंबवत होते हैं, लंबवत होते हैं, घूर्णन गति उत्पन्न नहीं करा पाते हैं। ये थी बात सारी बच्चों। दो बात, पहली बात, कौन से बल आघूर्ण उत्पन्न करेंगे? जो इस भुजा के, जिसको हमने उत्तोलक भुजा बोला या आघूर्ण भुजा बोला, इसके लंबवत होंगे, क्योंकि आर एफ साइन थीटा में थीटा 90 होगा तभी काम चलेगा, 0 हो जाएगा तो काम नहीं चलेगा। हाँ थीटा पे नहीं है, 90 पे नहीं है, कोई और एंगल है तो दो हिस्से करो, एक थीटा ये 90 लंबवत वाला, एक समांतर वाला, केवल लंबवत वाला लेना है। में बल जो आघूर्ण भुजा के लंबवत होते हैं में ही केवल क्या उत्पन्न करेंगे? बल आघूर्ण उत्पन्न करेंगे, दूसरे नहीं करेंगे। अब बल आघूर्ण उत्पन्न हो गया, बल आघूर्ण का काम क्या है? वस्तु को घुमाना, लेकिन सारे बल आघूर्ण वस्तु को नहीं घुमा पाएंगे, केवल वे बल आघूर्ण घुमा पाएंगे जो घूर्णन अक्ष के समांतर होंगे, और जो घूर्णन अक्ष के लंबवत होंगे वे नहीं घुमा पाएंगे। एक और बात, लास्ट चलते चलते लास्ट बात, कि मान लो ये घूर्णन अक्ष है, ये मार्कर है, अगर मैं इस पे बल ऐसे लगा दूं तो आप कहोगे भैया अब तो ये समांतर ही हो गया। ये बल है, ये आर है, दोनों समांतर हैं, थीटा 0 या 180 कह दो तो साइन 0 या साइन 180 का मान 0 होता है, तो बल आघूर्ण 0 हो गया, कैसे घूम पाएगा? लेकिन एक और बात देखो, जो बल
घूर्णन अक्ष से गुजर जाए। अब ये देखना ध्यान से, क्या ये बल घूर्णन अक्ष से पास कर रहा है? घूर्णन अक्ष ये है, यहाँ से गुजर गया है तो, लेकिन ये बल कहाँ से गुजरेगा? घूर्णन अक्ष से। ये बात खुद लिख लेना, जो बल घूर्णन अक्ष से गुजर जाते हैं वे कभी भी बल आघूर्ण उत्पन्न नहीं कर पाते। ठीक है, ये लास्ट बात थी आज के वीडियो की। बच्चों थोड़े से बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट बताने के चक्कर में ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया है, न्यूमेरिकल कराऊंगा तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सारे न्यूमेरिकल ही करेंगे, दूसरा वीडियो सारा न्यूमेरिकल वाला होगा। वो आपसे उम्मीद ही रहेगी आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट सीख के आएँ और ये सीख के आएँ कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आर एफ साइन थीटा, और वो वेक्टर वाला भी याद रखना, आर क्रॉस एफ, ना कि एफ क्रॉस आर। ठीक है, आज के वीडियो में बच्चों इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे न्यूमेरिकल। धन्यवाद।